सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है पीजी का। पीजी में हमें सेमेस्टर 1 में जो पेपर 1 है उसका सिलेबस में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जो लोग पीजी का स्टूडेंट होंगे एमए के, वो लोगों को पता होगा कि हमें ये पढ़ना है और ये फर्स्ट पेपर में ही हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल अपने आसान सरल भाषा में। मैं समझाऊंगी। आप आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में मैं पूरा बताने के बाद शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में निचोड़ बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात, मतलब जो हिंदी साहित्य में जो लिखते थे उसकी जो सामग्री थी उसके प्राप्ति से पहले, मतलब पश्चात, उसके बाद विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इतिहास लेखन प्रारंभ किया विद्वानों ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लेखन है उसमें जो लेखन का जो श्रेय है वो सबसे पहले कहाँ, फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। किसको जाता है? फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इसका नाम ग्रासा द तासी था। इनका नाम क्या था? ग्रासा द तासी था। इनका इस्तवार द ला लिटरत्योर ए दुई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। ग्रासा दत्तासी जो थे उनका ये लिखा हुआ जो प्रथम ग्रंथ था वो प्रकाशित हुआ, द्वितीय 1847 में प्रकाशित हुआ। और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य में जो लेखन की परंपरा जो लिखे थे वो कौन थे? तो वो फ्रेंच भाषा का विद्वान थे और उनका नाम था ग्रासा द तासी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और आप लॉन्ग टाइप में भी इसको ऐड कर सकते हैं। फिर है, इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। क्या था कि जो ये लिखा हुआ था ना, इस्तवार द ला लिटरत्योर ए हिंदुस्तानी, ये जो है अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार क्रमानुसार लिखा गया था। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। क्या बोला गया कि यह हिंदू और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। मतलब हिंदी और जो उर्दू था वो 70 कवियों का ये संग्रह है। ठीक है। आगे है, तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवन और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। जो ग्रासा द तासी था वो पहले क्या किया कि वो प्रथम प्रयास ये किए कि कवियों के जीवन और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं थे उसको उपलब्ध करवाया और उसको प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। मतलब ये नया प्रगति की ओर प्रथम कदम था जो ग्रासा द तासी के द्वारा उठाया गया था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। जो ये शुरू में प्रयास किए वो अच्छा रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। मतलब कि जो हिंदी इतिहास में जो लेखन की परंपरा थी ना, तो उसका जो नींव का पत्थर होता है, मेन जड़, वो ग्रासा द तासी था। और पहला जो इस्तवार द ला लिटरत्योर ए हिंदुस्तानी नाम से जो वो लिखे थे वो था। अब आगे है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सी सेगर ने शिव सी सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। ठीक है। मतलब ग्रासा द तासी के बाद इनका नाम आता है शिव सिंह सेगर। इन्होंने शिव सी सरोज नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। पहला इतिहास ग्रासा द तासी लिखे। कौन सा इतिहास लिखे थे? तो इस्तवार द ला लिटरत्योर ए हिंदुस्तानी नाम से लिखे थे, जिनका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था।
और अब आता है कि गिरासात तासी के बाद जो दूसरा इतिहास लिखने वाले थे हिंदी में, वो थे शिव सिंह सेगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से इतिहास लिखा, जिसका 1883 में का डेट है। फिर है इसके आगे, इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें क्या है कि 1,00,000 कवियों का वर्णन है। जो शिव सिंह सेगर है वो अपने जो इतिहास लिखे उसमें 1,000 नहीं, 1,000 कवियों का वर्णन किया है। इसमें कवियों की जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया है। ये जो शिव सिंह सेगर जी है वो अपने इतिहास में क्या किए हैं, कवियों की जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया है। ठीक है, मतलब कि जो कवि था उनका जीवन और जो जीवन से संबंधी उनका घटनाएं जो हुई थी कवि लोग का, उनका चरित्र कैसा, तो कैसे स्वभाव के थे, फिर सब चीज़ को संग्रह कर कर अपना इतिहास में वो लिखे हैं और बताए हैं। कौन, तो शिव सिंह सेगर जी ने। फिर आगे, हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्न्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। पहला जो था हमारा गिरासात तासी ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास लिखे, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर ए हिंदुस्तानी। दूसरा जिन्होंने प्रयास किया वो थे शिव सिंह सेगर ने, जो लिखे शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास लिखे। अब जो ये तीसरा कोशिश किए हैं, इनका जो नाम है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो कि द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखे। फिर है आगे, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। ये जो प्रकाशित कब हुआ, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो 1888 में हुआ। इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पता चल रहा है, तो नोट करते जाइएगा। आगे है, इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। मतलब कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे वो अपने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किए थे। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधु द्वारा की गई। मतलब ये वैज्ञानिक के द्वारा ग्रियर्सन जी किए, परंतु जो इस प्रकार का जो इतिहास पहली बार किया गया, जो वैज्ञानिक तरफ से किया गया, लेकिन कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। ठीक है, मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। कितना में प्रकाशित हुआ, तो 1913 में मिस्र बंधु विनोद के नाम से। इसमें काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक वैद्यप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बहुत चर्चा आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे आदिकाल से। फिर है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित काल क्रमानुसार लिखा। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी है जो हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और एकदम एक पर एक पूरा टाइम से वो लिखे। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, तो किसको माना जाता है, जो मिस्र बंधु द्वारा लिखे गए थे उसे प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। फिर है, यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। मतलब कि यह जो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ, जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा इतिहास लिखा गया था, जो पहला प्रारंभिक इतिहास लेखन मानते हैं।
आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा, और ये 4 भागों में बांट के हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और उसको आगे बढ़ा दिया, और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका काल क्रमानुसार न्योचित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो हिंदी साहित्य लेखन को ऐसा मतलब बना दिए ताकि जितने भी कवि लेखक थे उनके मार्ग एकदम सरल हो गया था, और इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन भी किया। जो ग्रंथ है उसी के अनुसार से उस टाइम का काल विभाजन भी किया कि कौन सा ग्रंथ कौन सा समय में लिखा गया, नहीं लिखा गया ना, उसका काल विभाजन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि कहीं का भी ग्रंथ जो भी लिखा गया हो उसी के अनुसार हमारा जो समय का पता चलता है, समय निश्चित होता है कि कब उस टाइम कैसा समय था कैसा नहीं, उसका प्रतिबिंब हमें मिलता है। फिर है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे लोग परिवर्तन होते हैं उसी तरह हमारा साहित्य इतिहास में भी बदलाव होते जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब कि आचार्य शुक्ल जी के द्वारा अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति के परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। मतलब जो शुक्ल है वो तो दिए ही हिंदी साहित्य में अपना योगदान, पर उनके साथ साथ जो बहुत सारे इतिहासकार थे वो हिंदी जगत को अपना योगदान दिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखे, जिनमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। किसके द्वारा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। फिर है, अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। मतलब कि ये जितने कवि लोग हैं ये लोग नया कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ नया लाए, कुछ नया करने का कोशिश की। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताइए कि मुझे अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं अच्छा से समझा पा रही हूँ। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो भी बताइए, ताकि मैं उसी पे वीडियो बना डालूँ और आप लोगों की कुछ मदद हो सके। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो कमेंट आता है मुझे उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ बिल्कुल अपने तरफ से कि आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। तो धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। Keep watching.